अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं SM शाकिर। आज जिस सेलिब्रिटी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री से है और उन्होंने शॉर्ट फिल्में भी बनाई, टेलीफिल्में बनाई, ड्रामे बनाए। एज ए प्रोड्यूसर भी उन्होंने बड़ा काम किया और उनकी पहचान एज ए एक्टर काज़िम पाशा की सीरियल जांगलूस से बनी। आज से 25-30 साल कबल उन्होंने अपना फ़नी सफ़र स्टार्ट किया था और आज तक वो काम कर रहे हैं। आजकल ये अपनी नई फिल्म जैपनीज़ कनेक्शन की रिलीज़ की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है और एक मुकम्मल एक्शन फिल्म है और इसका एक्शन जो है वो अभी आपको हम ट्रेलर दिखाते हैं, उसमें आपको नज़र आएगा। तो आइए फिर हम ट्रेलर देखते हैं जनाब तनवीर जमाल साहब की फ़िल्म का। अफसोस इस बात का है कि उसने मेरी खातिर अपने कैरियर को दांव पे लगाया। मेरा फर्ज मेरी दोस्ती से बढ़कर है। That's it। दोस्ती निभाना चाहते हो या धंधा? धंधा। अगर ये मिशन मुझे आप सबके बगैर करना पड़े तो मैं करूं। बचपन की दोस्ती है, निभानी तो पड़ती है। मैं कभी नहीं हारा, शिकस्त के लफ्ज़ को मैं जानता भी नहीं। जी नाज़रीन, आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? ये एक मुकम्मल एक्शन फ़िल्म है और इस फिल्म के हवाले से हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर जमाल साहब। वालेकुम सलाम। सर, आपकी ये फ़िल्म बिल्कुल रिलीज़ के लिए तैयार है। आजकल आप इसकी प्रमोशन में मसरूफ़ हैं। थोड़ा सा इस फिल्म के हवाले से बताएं कि ये किस तरह की फ़िल्म है। एक्शन फ़िल्म तो नज़र आ रही है जिस तरह से ट्रेलर हमने देखा, टीज़र देखा, तो थोड़ा सा इस फिल्म के हवाले से बताइए। एक्चुअली इसको बनाने का मेन मकसद यही था कि मैं पिछले 27-28 साल से ड्रग्स के बड़ा ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ड्रग आ गई है, मंशियात तरह तरह की। पहले भी मैंने इन पे सीरियल्स बनाए टेलीविज़न के लिए। अब मैंने फ़ीचर फिल्म बनाई है इसके ऊपर। ये भी ड्रग्स के ऊपर ही है बेसिकली, लेकिन इसका कैनवस बहुत बड़ा है क्योंकि सिनेमा फीचर फिल्म है। इसकी 70% शूटिंग जापान में है। इट्स बेसिकली दो दोस्तों की कहानी है, जो एक ड्रग डीलिंग में चला जाता है और एक पुलिस में चला जाता है और वो जापान में भी ड्रग्स फैलाना चाह रहा है, जिससे यहाँ की पार्टी जाके और वहाँ उसको कैप्चर करने की कोशिश करती है। तो इट्स ऑल अबाउट यूथ के लिए है बेसिकली जो हमारे यहाँ। लेकिन इसमें मैंने इसको बिल्कुल इंग्लिश फिल्म, हॉलीवुड फिल्म स्टाइल से शूट किया है। उसी हिसाब से प्रोडक्शन वैल्यूज़ भी रखी हैं। तो मुझे यकीनन उम्मीद है कि देखने वालों को बहुत पसंद आएगी। एज एन एक्टर आपने बड़ा काम किया, फिल्म के लिए भी किया, टेलीविज़न पे तो आपने बहुत काम किया। तो इस फिल्म का भी आप हिस्सा हैं, आप ख़ुद भी इसमें काम कर रहे हैं? मैंने बाहर जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए और डायरेक्ट मैंने ही किए, मजबूरन मुझे कोई ना कोई रोल करना पड़ जाता था। तो इसमें भी एक मैंने एक्स माफिया का रोल अदा किया है, याकुज़ा, जो जापान में पड़े, लेकिन वो एक्स रिटायर्ड, एक छोटा सा रोल मैंने किया उसमें। ठीक है। इस वक्त ज़्यादातर ख़ास तौर पे जो हमारे कराची के डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि जी तफरीही फ़िल्म, कमर्शियल हो और म्यूज़िकल हो और हल्ला गुल्ला फ़िल्म जो है वो इस तरफ ज़्यादा रुझान है पिछले 8-10 सालों में। तो इतना मुश्किल सब्जेक्ट लेके आपने फ़िल्म बनाने का क्यों इरादा किया? एक्चुअली देखें, टेलीविज़न पे भी और फिल्म इंडस्ट्री भी दुनिया की देखें तो इसमें ये एक बुके होता है। हर तरह की चीज़ें होनी चाहिए, हर तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। कॉमेडी भी, तफरीह भी, फैमिली स्टोरीज़ भी, सीरियस मैटर्स भी। मैं बेसिकली हमेशा से मैंने कभी कॉमेडी नहीं की या कभी सच बिल्कुल ही रोमियो जूलियट वाला काम नहीं किया। मैं बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम करने पे यकीन रखता हूँ और इसीलिए सीरियस हार्डकोर सब्जेक्ट मेरा इंटरेस्ट है हमेशा। तो उस हिसाब से जो कॉमेडी बना रहे हैं या
म्यूज़िकल बना रहे हैं, वो अपनी जगह उसका ऑडियंस अलग है। ये एक हार्डकोर और सीरियस मैटर्स पे मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने का एट द एंड कोई मकसद अगर नहीं सामने आ रहा तो फिर महज एक तफरी कोई मायने नहीं रखती। आपका क्या इरादा है इस फिल्म को, आप कब तक रिलीज़ का इरादा रखते हैं? ये फ़िल्म तो पूरी मुकम्मल हो गई है। अब मेरा इरादा है कि ईद के फ़ौरन बाद ये कोरोना का भी अब ख़त्म पे है इंशाल्लाह, तो फ़ौरन फिर मैं रिलीज़ कर दूँ। पाकिस्तानी सिनेमा जो अब दोबारा से रिवाइवल की तरफ गामज़न है और 2 साल तकरीबन कोरोना में उसके चले गए और उसमें बड़ी तबाही हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तानी सिनेमा अब दोबारा से रिवाइव हो सकेगा, उस तरह की पोजीशन आ सकेगी, सिनेमाओं पे लोग आ सकेंगे जैसा पहले आते थे? देखिए, इसमें कोविड के बाद जो सिचुएशन नज़र आई है, इसमें सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर जो है, जो फाइनेंसर है, वो नज़र आया कि सिर्फ उसी का दिमाग ख़राब है कि वो अपने पूरे पैसे रिस्क पे लगा के बैठ जाता है। बाकी या रिलेटेड लोग कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे और दूसरे लोग भी नहीं कर रहे। पहले एमजी हुआ करती थी, वो भी अब नहीं हो रही। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर का काम तो प्रॉपर्टी एजेंट जैसे ही हो गया कि कमीशन एजेंट टाइप की, कि किसी की प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा दी और बीच में कमीशन ले लिया। इसमें हर तरफ से लोगों का, जैसे पहले होता था या दुनिया में होता है, हर तरफ से एक कंसोर्शियम बनाना ज़रूरी है ताकि एक बंदे पे बर्डन ना पड़े। और लेकिन अगर एक आदमी पे बर्डन डाला गया तो फिर मैं नहीं समझता कि फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा प्रमोट हो पाएगी अनटिल अनलेस के। हालांकि अब लोग ज़्यादा टैलेंटेड पढ़े लिखे आए हैं इसमें, और गवर्नमेंट का काम भी है कि इसको सपोर्ट करना। तो अब देखें कोविड के बाद क्या सिचुएशन आती है, लेकिन आई होप कि लोग इसमें आएंगे। फिल्म का हमने ट्रेलर देखा तो वो बहुत शानदार है, अंग्रेज़ी स्टाइल का है, हॉलीवुड स्टाइल का है। तो फिल्म का एक तो यह है कि ड्यूरेशन कितना है और आपने कितना इस पे सरमाया लगाया है? देखिए, इसकी ड्यूरेशन तो 2 घंटे की है। इसमें गाने भी 2 ही हैं जो कि नेसेसरी फिट इन हो रहे हैं तो मैंने रखे हैं, वरना अननेसेसरी नहीं रखे। और जहाँ तक रही बात सरमाए की है, तो जब हमने शुरू की थी तो डॉलर का रेट 110-120 रुपए था, अब 180 हो गया है। तो उस हिसाब से हमें तो डबल पड़ गई है। बाहर बनी है तो पैसा भी बाहर वो हुआ है, लेकिन ये अच्छे खासे 8 करोड़ तकरीबन इस पर ख़र्चा आ गया हमारा। तो आपको लगता है कि ये 8 करोड़ सिनेमा से इस वक्त पाकिस्तान से, सिर्फ सिनेमा से जो है वो कलेक्शन इसका मुश्किल है, तो आपने पाकिस्तान से बाहर भी इसको सोचा है कि जी रिलीज़ जी ऑफ कोर्स मैंने पाकिस्तान से बाहर भी, लेकिन मैंने मेन मार्केट पाकिस्तान को ही रखा है, क्योंकि इसका व्यूवर जो है, देखने वाला मेरा यूथ पाकिस्तानी है। और ज़ाहिर बिज़नेस एंगल भी इसको देखना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम रिकवर कर जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में भी। थोड़ा सा अब अपना आप इब्तदाई कैरियर के बारे में बताएं। लोग आपके के हवाले से जानना चाहते हैं, जो हमारे यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं वो तनवीर जमाल साहब के हवाले से बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो कुछ अपने बारे में बताएं कि जी आपने जांगलूस से ये अपना सफ़र स्टार्ट किया एज एन एक्टर, तो थोड़ा सा वो बताएं कि किस तरह आप आए और किस तरह से ड्रामा इंडस्ट्री से आप जुड़ गए। जी मुख्तसरन मैं बता देता हूँ। कोई 30 साल पहले की 35 साल पहले की बात है, जब मैं जापान में रहता था तो वहाँ बिज़नेस करता था, उसके साथ साथ मॉडलिंग भी की। तो कोई 30 साल पहले जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया तो काजिम पाशा साहब से मेरी मुलाकात हुई। मेरे पोस्टर्स जापान के यहाँ आ चुके थे, उन्होंने वो जांगलूस शुरू कर रहे थे, तो वहाँ से मैंने एक्टिंग शुरू की टेलीविज़न पे। मगर 2 ही साल के बाद मुझे समझ ना आया कि हम लोग, चूँकि मैं बाहर रहता था, बाहर की चीज़ें देखी थी, हम लोग बहुत ज़्यादा इंडोर करते थे। तो मैंने कहा कि आउटडोर क्यों नहीं ज़्यादा की जाती और ओरिजिनल लोकेशंस पे क्यों नहीं। तो
किसी को मेरी बात समझ नहीं आती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी प्रोडक्शन बनाऊंगा, और फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन, एक्शन थी वो, पुलिस स्टोरी गन पॉइंट, वो बनाई, खुद ही डायरेक्ट की, और वो बड़ी सक्सेसफुल गई। उससे एक चेंज भी मिला कि आउटडोर लोकेशंस का, फिर पाकिस्तान से बाहर मैंने बनाना। मीनवाइल मैं टीवी के कोई अच्छे प्लेज होते थे, सीरियल्स, तो उसमें एक्टिंग भी करता था, लेकिन बेसिकली पीछे मैं प्रोडक्शंस में ज़्यादा मसरूफ़ रहा। और इस तरह फिर कुछ साल पहले मैंने छोड़ दिया था, मैं वापस शिफ्ट हो गया था जापान। लेकिन अब मैं आके मेरे जहन में ये था कि एक सिनेमा फिल्म का इस वक्त बड़ा पोटेंशियल है, टाइमिंग अच्छे हैं, तो मैंने ये फिल्म जापानीज़ कनेक्शन बनाई। आमतौर पे हमारे यहाँ होता ये था पहले कि जी नेपाल से, श्रीलंका से, दीगर ममालिक से हम को प्रोडक्शन करते थे। तो क्या ये जापान के साथ ये को प्रोडक्शन है, या आपने एज ए प्रोड्यूसर अपने तरह से इसको पिक्चराइज किया वहाँ? नहीं, मैंने कभी भी को प्रोडक्शन नहीं की, ड्रामों में भी ना ऐसा कोई पार्टनर्स बनाए। ये भी टोटल मेरी प्रोडक्शन है, और इसमें मेरे एक पार्टनर है लोकल जो पाकिस्तानी है मगर लंदन बेस्ड है, दोस्त हैं मेरे, उन्हीं के इसरार पर उनको मैंने पार्टनर बनाया था, वंडरफुल मैन। तो इसमें को प्रोडक्शन नहीं की, मैं टोटल इंडिपेंडेंट मेरी अपनी प्रोडक्शन। हमारे यहाँ जब फिल्म इंडस्ट्री उरूज पर थी तो मोहम्मद अली साहब, शाहिद, जनाब वहीद मुराद और दीगर लोग ये सुपरस्टार कहलाया करते थे। एक सुपरस्टार का लफ्ज़ होता था, लेकिन उस वक्त में और आज में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपने शायद वो भी थोड़ा दौर देखा है, ये भी देखा है, क्या फ़र्क नज़र आता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में उस वक्त की और आज की फ़िल्म इंडस्ट्री में? काफ़ी फ़र्क है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर की फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़र्क आया है। पहले सोशल इश्यूज़ पे ही फ़िल्में बनती थी ज़्यादातर, अगर आप जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, फैमिली स्टोरीज़, रोमांटिक स्टोरीज़, म्यूज़िकल। अब वो रफ्ता रफ्ता ट्रांजिशन आता गया। फिर बदकिस्मती से हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री क्लैप्स इसलिए हुई कि जो पहले दौर के पढ़े लिखे अच्छे राइटर डायरेक्टर्स थे उनका फुकदान होना शुरू हो गया, और फिर वो गुज्जरों पे और एक ख़ास कल्चर पे और गुंडागर्दी पे गुंडे को हीरो बना दिया। वो थोड़े दिन तो सस्टेन किया, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि कंटेंट मजबूत नहीं, जब नया काम दोबारा से शुरू होता है तो लोगों को ठोकरें भी लगती हैं। यहाँ पे भी कई फिल्में फ्लॉप हुई, नहीं चल सकी, बट कुछ बहुत चली। बट कम से कम एक्सपेरिमेंट्स तो हो रहे हैं ना, इसी में से कोई चीज़ अच्छी निकल के आएगी। अभी हाल ही में एक फ़िल्म है जावेद इकबाल, उसको सेंसर बोर्ड ने सिंध भी और पंजाब ने भी सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद फिर उसको बैन कर दिया। वो ठीक है, वो तो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एक हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी इस तरह के मौज़ूआत पे फ़िल्म नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, नहीं बनाते, लेकिन हमने उनसे सवाल किया कि ये हुमायूं गुज्जर और ये गुज्जर और ये क्या है, तो वो कहते हैं ये हमारा कल्चर है। तो आप समझते हैं कि हुमायूं गुज्जर और दीगर बदमाश नामी फिल्मों पे हुमायूं गुज्जर और दीगर जो भी है, वो क्या ये हमारा कल्चर है? तो अगर कल्चर का एक हिस्सा एक ख़ास मखसूस जगह पे तो है, इंटीरियर पंजाब में कह लें आप, या इंटीरियर सिंध में, या लेकिन टोटल उसको फोकस करके फिल्म बना देना, अनटिल अनलेस कि उस गुज्जर में भी कोई अच्छी चीज़ बाहर निकले तो सही है। इससे पहले भी क्रिमिनल्स पे फिल्में बनी, पाब्लो एस्कोबार पे फिल्म बनी, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर था, ठगों पे बड़ी फिल्में बनी, सुल्ताना डाकू बनी, रॉबिन हुड बनी, बहुत सारी। लेकिन देखना ये चाहिए कि उसमें अच्छी चीज़ कोई निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है। ये बंदिश फिल्म में तो होती ही नहीं कभी भी कि आप एक ख़ास चीज़ और ख़ास मखसूस, अब तो टेलीविज़न पे भी नहीं है, उसको ही फोकस करके बनाए। वो तो मेकर के ऊपर है, प्रोड्यूसर के ऊपर है कि क्या चीज़ उसके जहन में आती है। अब ये जावेद इकबाल का सब्जेक्ट इस सदी के शुरू का है और ये हिला देने वाला इस सदी को,
कि क्राइम हॉलीवुड में बनी सीरियल किलर्स फिल्में, तो उसका अंजाम भी फिर दिखाते हैं ना कि क्या हुआ। तो ये मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई कबात है या नहीं होनी चाहिए। टेलीविज़न पे आपने बहुत काम किया और उस वक्त का टीवी उस वक्त पीटीवी था, फिर दीगर चैनल एनटीएम पे भी आपने किया। तो आज और उस वक्त में एक तो ये कि जो कहानियां हैं वो घर घर की सास बहू, हम इससे नहीं निकल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जी टीवी की भी कोई इस्लाह होनी चाहिए या कोई हुदूद होनी चाहिए जिससे अब बाहर नज़र आते हैं वो? देखें, जब हम पीटीवी पे काम करते थे तो हसीना मोइन, फातिमा सुरैया बजिया और दूसरे जो राइटर्स थे, ये सास बहू ये भी दिखाते थे, लेकिन ये रिश्तों को जोड़ने की बातें करते थे। अब जो बन रहे हैं ड्रामे वो रिश्ते तोड़ने की बातें कर रहे हैं। ये इंडिया के जो एक ज़माने में यहाँ जी टीवी के ट्रेंड चला और इस बुरी तरह से चला कि उसी की एक तरह से हम नकल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट्स को लेते हुए। हालांकि मैंने तो ऐसी कोई औरत नहीं देखी, मैं भी कराची में रहता हूँ पाकिस्तान में, कि इस तरह का जुल्म हो रहा हो, इस तरह का तशद्दुद हो रहा हो। आप काफ़ी टाइम से जापान में हैं, वहाँ आपकी मुस्तकिल रहाइश रही, फिर उसके बाद पाकिस्तान आए, फिर आप गए। तो जापान से आपका ये ताल्लुक़ कैसे रहा? और सुना आपने शादी भी वहीं की, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए। ये तो बिल्कुल सही सुना आपने कि शादी वहीं की, बहुत पहले की। जापान में गया था 1981 में थोड़े दिन के लिए। तो मैं यूरोप से गया था, तो मैं देख के हैरान रह गया कि उस वक्त इतना डेवलप मुल्क जो यूरोप से ज़्यादा डेवलप था, और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। फिर मैंने सोचा वहीं मैं सेटल हो जाऊं, वहीं अपना कारोबार शुरू किया, वहीं पे फिर शादी हुई, वहीं रहता था। वहीं पे हादसतन मॉडलिंग शुरू हो गई और फिर कुछ अरसे बाद मैं पाकिस्तान आ गया और फिर यहाँ टेलीविज़न का कैरियर शुरू हो गया। मीनवाइल मेरा बिज़नेस अपना था अलग से। तो ये इस तरह से कुछ हुआ, इत्तफाक से काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई जो प्लान नहीं थी। एक्टिंग का आपको शुरू से एक होता है कि जी लोग फिल्में देखते हैं, वो देख के, या हमारे आम तौर पे लोग वही पुराने जो स्टार्स थे उनकी फिल्में देखते थे और देख कर उनको एक शौक़ पैदा होता था। कहते आपको भी इसी तरह का कोई शौक़ इस तरह से ही पैदा हुआ था? नहीं, इस तरह से तो नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने पहली मॉडलिंग जापान में की और उसके रिज़ल्ट जब मैंने देखे तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि मैं इतना अच्छा भी लग सकता हूँ, और रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला। तो वहाँ से एक थोड़ा सा शौक़ डेवलप हुआ था। फिर जब कराची में काजिम साहब ने मुझसे कहा तो मैंने कहा मुझे एक्टिंग नहीं आती है, तो उनका हम सिखा देंगे। तो मैं पीटीवी रोज़ जाया करता था शूटिंग्स देखने के लिए 15-20 दिन कि किस तरह से होता है, मैं पूछता था सबसे। और लकीली उस दौर में मुझे बड़े अच्छे अच्छे असातिज़ा मिल गए टेलीविज़न के, जिसमें शफ़ी मोहम्मद साहब मरहूम, तलत हुसैन, फिरदौस जमाल, आबिद अली, खालदा रियासत, शाहिद इकबाल पाशा, समेजो साहब मरहूम, जलाली साहब। तो ये सारे लोगों से मैं सीखता भी रहा, पूछता भी रहा, और उस तरह मुझ में ये मैच्योरिटी आती गई कि कैसे एक्टिंग हो सकती है या क्या तरीक़ाकार। जिस तरह आपने बताया कि फ़ोटोशूट आपने वहाँ कराए, तो यहाँ पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जराइद व रसाइल में, अखबारात में आपके फ़ोटो सेशन वो छपते थे। तो टेलीविज़न पे तो आप काम कर ही रहे थे, क्या उन दिनों फ़िल्म की आपको ऑफ़र हुई एज एन हीरो? क्योंकि आप बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत हुआ करते थे उस वक्त भी। उन दिनों मुझे लाहौर से ऑफ़र हुई थी, मैं गया भी था। लाटर साहब मरहूम मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके साथ। लेकिन उस ज़माने में पता नहीं क्यों मुझे वहाँ का माहौल मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने नहीं किया। फिर सैयद नूर एक फ़िल्म बना रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि एक रोल कर लो, तो फिर मैंने वो किया था। बट मीनवाइल मुझे परान साहब इंडिया से मुझे ऑफ़र आई, तो मैं बॉम्बे गया था। परान साहब का बेटा डायरेक्ट कर रहा था कोई फ़िल्म, वहाँ मैं मिला लोगों से। परान साहब ने
बहुत शफ़क़त दी और बड़ी अच्छी तरह से बाकी सारे स्टार से भी मिला। लेकिन मसला ये था, उन दिनों मेरा टीवी का कैरियर नया नया था और इंडिया में काम करना उन दिनों इतना फ़ख्रिया बात नहीं थी। सही, जो आज है। हाँ, मायूब समझा जाता था। सही। तीसरे ये थी कि अगर बॉर्डर पे ज़रा सा एक आध गोली चल गई तो प्रोजेक्ट ही रुक जाएगा। तो मैंने परान साहब को यही बात समझाई। मैंने कहा देखें, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, आपने मुझे बुलाया, मैं आया, लेकिन ये मसाइल हैं। तो इट वाज़ वेरी नाइस ऑफ हिम, वो समझ गया मेरी बात को। तो फिर मैं इस तरह वहाँ नहीं किया। मैंने कहा आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त फ्यूचर पाकिस्तानी सिनेमा का, और ये भी बताइए कि जी पंजाबी फ़िल्म अगर हम बनाएं हमारे यहाँ जो सॉफ्ट पंजाबी, तो उसका क्या फ्यूचर है? देखिए, असल में सिनेमा जो है ना इंडिया में भी नीश मार्केट की एंटरटेनमेंट है। उसमें ठेले वाला, गधा गाड़ी वाला, एक छोटा दुकानदार, पाकिस्तान में भी पहले 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये का टिकट लेके बिल्कुल बड़े बड़े सिनेमा हॉल थे, सब देखते थे। जब से ये सिनेमा हॉल पॉश इलाकों में आ गए और वो सिनेमाज बंद हो गए, तो और टिकट फिर इनके 700 या 1000 रुपया हो गया, आम फिल्म भी दूर हो गया। वो नीश जो बड़ी मेजॉरिटी है उसको तो वैसे ही निकाल बाहर फेंका। बिल्कुल। और जो एलीट क्लास जिनके लिए आपने बनाए हैं वो फिल्में देखने जाते ही नहीं हैं। सही। तो ये मेरे ख्याल वो छोटे सिनेमाज जो थे और सस्ते रेट के, उनको दोबारा अगर उसी हिसाब से नहीं प्रमोट किया गया तो एक मेजॉरिटी जो है मार्केट का 80% देखने वाला जो रेवेन्यू जहाँ से आता था, मुझे याद है निशात सिनेमा या कैप्री सिनेमा में सामने हम गुजरते थे, कभी रश लगा होता था। बिल्कुल। लोग ब्लैक हो रही होती थी टिकटों की। अब एक्टर अपीलें करते हैं कि आइए सिनेमा हमारी फ़िल्म देखें, जो कि एक मज़े का खेज़ बात है। और लोग 5 रुपए में, 10 रुपए में बेशुमार लोग फिल्में देखते थे, कई दफ़ा देखते थे। तो वो एक बड़ा बिज़नेस था। अब बिज़नेस सुकेड़ दिया है। ये नहीं होना चाहिए। इसको दोबारा से छोटे सिनेमास को नीश मार्केट के लिए खोलना चाहिए। और जिस तरह से इंडियन पंजाबी फिल्में पूरी दुनिया में बिजनेस कर रही हैं, म्यूज़िकल, लाइट कॉमेडी, तो पाकिस्तान में भी पंजाबी फिल्म बननी चाहिए। पंजाब बहुत बड़ा सर्किट है, लेकिन लाइट पंजाबी में अगर बने तो कराची, सिंध, पेशावर, ये एरिया भी कवर किया जा सकता है। ठेठ पंजाबी में ना बने, क्योंकि फिर यहाँ लोग समझेंगे नहीं। जी बिल्कुल। और पंजाब की जो कॉमेडी फिल्में हैं, जुगतबाजी, तो वो तो लाजवाब फिल्में हैं। वो गंडासा वगैरह अब ना हो, अब दौर भी नहीं है। तो उस हिसाब से लाइट फिल्में अगर बने, कम बजट की भी बने, स्टार का अभी वो है नहीं हमारे यहाँ। प्रोडक्ट अच्छी है, नया एक्टर है, अच्छा काम किया, 5वें मिनट के बाद वो एक्सेप्ट हो जाएगा लोगों को। और अगर पुराना एक्टर है, स्टार है, 3-4 मिनट में एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसकी भी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन ये है कि सब्जेक्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। और हम दुआ गो हैं कि आपकी ये फ़िल्म जैपनीज़ कनेक्शन पाकिस्तान भर में बहुत जल्द रिलीज़ हो और बहुत अच्छा ये बिज़नेस करे और शायकीन को दोबारा सिनेमाओं तक वापस ला सके। थैंक यू सर। थैंक यू।